वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और खबर उत्तराखंड के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। टिहरी और पौड़ी को जोड़ने वाले लक्ष्मण झूला पुल की सपोर्टिंग वायर आज अचानक टूट गई, जिससे पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि नए पुल के निर्माण का काम पुराने पुल के ठीक बगल में हो रहा है, जिसमें खुदाई का काम चल रहा है। कंपनी की ओर से भारी भरकम मशीनें मौके पर लगाई गई हैं। मिट्टी उठाने वाली करीब 600 किलो वजनी बकेट से यहां पर टकराकर पुल का संतुलन बनाने वाली तार अचानक टूट गई। आपको बता दें कि अपनी उम्र पूरी कर चुके लक्ष्मण झूला पुल को शासन की ओर से 13 जुलाई 2019 को बंद कर दिया गया था। हालांकि स्थानीय नागरिकों की समस्या को देखते हुए इस पर सिर्फ पैदल चलने की आवाजाही की छूट दी गई थी, लेकिन आज जब पुल का एक तार टूट गया तो पैदल यात्रियों के लिए भी आवाजाही बंद कर दी गई है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद उत्तराखंड में खाली पड़ा हुआ है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के तुरंत बाद ही कांग्रेस हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांग लिया था, जिसके बाद अभी तक कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा ये तय नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा विधायक प्रीतम सिंह से सब ये सवाल पूछ रहे हैं, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने फिर से यही कहा कि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दोनों का चयन कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया जाएगा। क्योंकि इस राज्य के अंदर अभी चुनाव हुए हैं और चुनाव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जिन 5 राज्यों में हम हारे, वहाँ के अध्यक्ष गणों के जो है त्यागपत्र मांगे हैं और इसलिए अध्यक्ष नहीं है। मैं समझता हूँ शीघ्र ही नेता प्रतिपक्ष अध्यक्ष के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय ले लेगा। उत्तराखंड में आज पिछले 5 साल के बाद पीसीएस एग्जाम हुए और ऐसे कई पद हैं जहां पर एग्जाम अभी होना बाकी है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई भर्तियों के एग्जाम हुए थे जिनका रिजल्ट आना भी बाकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछा कि विधानसभा सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण में नौकरी की बात की गई, लेकिन सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल की अवधि में उन्होंने कितनी नौकरियां दी। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार नौकरियों को लेकर सबसे पहले जवाब दे। राज्यपाल के अभिभाषण को आपने देखा होगा और मैं सरकार को सीधे सीधे चुनौती देना चाहता हूं। सरकार बताए 5 साल की अवधि में किन 76,000 नौजवान साथियों को सरकारी रोजगार जो है सरकार में बैठे हुए लोगों ने देने का काम किया है। भ्रामक आंकड़े जो है राज्यपाल के अभिभाषण में जब सरकार दे सकती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या स्थिति है। हालत ये है, स्थिति ये है कि सरकार जो है जब चुनाव होता है, चुनाव से पहले जो उनका चुनावी घोषणा पत्र या दृष्टि पत्र होता है उसमें वो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुआ जिनका रोजगार था उस रोजगार को छीनने का काम सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज युवा भी अपने आप को जो है ठगा महसूस कर रहा है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा और इस हार के बाद कांग्रेस ने एक बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेसी वरिष्ठ केंद्रीय नेता अविनाश पांडे और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने एक एक करके हार की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने उन विधानसभाओं के अध्यक्षों से बात की जिन विधानसभाओं में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। बैठक के बाद क्या परिणाम निकलकर सामने आया है ये अभी तक किसी को पता नहीं। वहीं जब कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा से पूछा गया तो बैठक का नतीजा क्या रहा, तो उन्होंने कहा कि अभी इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। देखिए, समीक्षा बैठक हुई और ये एक क्लोज डोर मीटिंग थी, कॉन्फिडेंशियल बैठक थी। इसमें जिला अध्यक्षों को और विधायक प्रत्याशियों को दिल्ली से आए हुए हमारे प्रभारी और हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक श्री अविनाश पांडे जी ने उनसे मुखातिब हुए, उनसे उनके मर्म को जाना कि आखिर हार का कारण क्या रहा। कुछ दिनों से देश भर में लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसी का असर उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में पिछले एक हफ्ते में लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आज कांग्रेस ने देहरादून में बढ़ती महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार के ऊपर हमला बोला है।
जहाँ तक पेट्रोल और डीजल की बात आप करते हैं तो विगत 11 दिनों से लगातार जो है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और थोक में तो डीजल के 25 रुपए बढ़ा दिए गए और थोक में जो है कौन डीजल खरीदता है? बड़े बड़े उद्योग खरीदते हैं जो वो वहाँ पर बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे तो उसकी वसूली तो हमसे ही होगी। तो ये सरकार जो है एक हाथ से दे रही है, दोनों हाथों से लूटने का काम कर रही है। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो हर चीज के दाम बढ़ते हैं, कोई चीज उससे अछूती नहीं रह सकती है। आज गैस के दाम देख लीजिए, सीएनजी, पीएनजी, कॉमर्शियल गैस लगातार जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है। 5 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर पीसीएस की परीक्षा आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में 26 शहरों में 680 केंद्रों पर पीसीएस प्री परीक्षा को लेकर जो है युवा काफी उत्साहित हैं और इस परीक्षा के लिए 2,56,935 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं। प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए युवाओं में काफी क्रेज देखा जा रहा है और इससे पहले साल 2016 में परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद ये परीक्षा 2017 में हुई थी और इसके 5 साल बाद 2021 में परीक्षा की तैयारी शुरू हुई और अब इसके एग्जाम हो रहे हैं। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल सर्विसेज प्राइमरी एग्जाम कराया जा रहा है, माफ करेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम कराया जा रहा है और कुल 318 पदों के लिए 2,56,935 परीक्षार्थियों ने आवेदन किए हैं। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हो रही है। पहला सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक है और दूसरी पाली के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक का वक्त तय किया गया है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में युवा परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और परीक्षा को लेकर काफी उत्साहित भी नजर आए। यूकेपीएससी पीसीएस के एग्ज़ाम आज उत्तराखंड में हो रहे हैं और पिछले 5 साल से वो स्टूडेंट्स जो कि पीसीएस का एग्ज़ाम देना चाहते थे, इंतज़ार कर रहे थे, उनका इंतज़ार आज जाके ख़त्म हुआ है। आज उत्तराखंड भर में अगर बात करें तो 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और 318 पदों के लिए ये एग्ज़ाम हो रहा है। 2 जो हैं इसमें आज पेपर होंगे, एक पेपर सुबह हो चुका है, दूसरा अब इस दिन में जो है वो होगा और उसके लिए स्टूडेंट्स अपने इंतज़ार भी कर रहे हैं। अभी हम देहरादून के एक सेंटर में हैं और यहाँ पर एक एग्ज़ाम जो एक पेपर है जो उनका वो सुबह हो चुका है और दूसरा अब इसके बाद होने जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पूरी तैयारी की बात करते हैं और 50,000 से ज़्यादा स्टूडेंट, उसके साथ ही कई सारे सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए हैं, सैकड़ों सेंटर्स बनाए गए हैं और सिर्फ पद हैं जो वो हैं 318। इन पदों को भी बाद में जाकर बढ़ाया गया था और कैसी व्यवस्था है, क्या कुछ रहेगा, किस तरह से कोविड के जो नियम है उनके पालन करवाया जा रहा है, ये सब जानते हैं। हमारे साथ सेंटर्स में जो अधिकारी हैं वो भी अभी हैं। सर, किस तरह की तैयारी की गई है और कैसे जो है आप लोग कोविड को भी देख रहे हैं, साथ ही नकल की जब हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों से किस तरह से यहाँ पर जो है आप इन चीज़ों को देख रहे हैं? ये परीक्षा काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही है। बच्चों को काफ़ी उत्सुकता से इसका इंतज़ार था और ये 2 पालियों में कराई जा रही है। प्रथम पाली की परीक्षा अभी समाप्त हुई है और दूसरी पाली 2 बजे से शुरू होगी। इसमें हमने कोविड के नियमों का पूरा पालन किया है। बच्चों को कहा गया है कि आप मास्क लगा के ही रूम में बैठेंगे और सैनिटाइजेशन वगैरह भी हमने कल इसका करा दिया गया था। और बच्चे जो हैं वो अब पहली मीटिंग का पेपर दे के जा रहे हैं। नकल के भी पूरा नकल रोकने का पूरा प्रबंध किया गया है। उनके मोबाइल्स वगैरह पहले ही जमा करा दिए गए थे और सारी तैयारी की गई है, पूरी सर्च वगैरह ली गई है। उसमें पुलिस फोर्स भी हमारे साथ थी। तो पूरी तलाशी उनको बैठने से पहले ली गई। कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सेंटर में? यहाँ पर 500 बच्चे थे, जिसमें से करीब 40% बच्चों ने परीक्षा दी है। सिर्फ 40%, यानी 60% बच्चे यहाँ पे नहीं आए। कुछ वजह का रहा? सर, हो सकता है क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम बाद हुई है परीक्षा और बीच में काफ़ी चीज़ें रही हैं, तो इस वजह से हो सकता है कि अनुपस्थिति रही हो। जी बिल्कुल, तो उसका बिल्कुल उन्होंने सही बताया। अगर बात करें इस एग्ज़ाम की तो ये 5 साल बाद हो रहा है और उस वक्त हो सकता है कि कई स्टूडेंट ऐसे रहे हों जिन्होंने भरा और उनकी उम्र चली गई हो। इसके वजह से भी हो सकता है कि यहाँ पर एग्ज़ाम देने ना आए और भी कई वजह हो सकती हैं। कुछ का सेंटर भी दूर हो सकते हैं, कई सारी वजह हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरी तैयारी की गई है और जो एग्ज़ाम हो रहे हैं 318 पदों के लिए, उसके लिए उत्तराखंड में काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो छात्र जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं योगेश सिंह, नेटवर्क 10 देहरादून। उत्तराखंड में एम्बुलेंस के किराए के नाम पर मरीजों से पिछले लंबे समय से लूट हो रही है और इसको लेकर कई बार आम लोग तो कई संस्थाएं भी स्वास्थ्य विभाग से शिकायत कर चुके हैं। अब
स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को इस संदर्भ में निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरीज एम्बुलेंस के नाम पर लूट की शिकायत करते हैं तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि एम्बुलेंस का किराया तय कर इसमें एकरूपता लाई जाएगी और प्रति किलोमीटर के आधार पर किराया तय किया जाएगा। इसके लिए पहाड़ और वो मैदान के लिए अलग अलग फॉर्मूला बनाया जाएगा। और कोविड काल के दौरान प्रदेश में ऐसे कई जिलाधिकारी थे जिन्होंने एम्बुलेंस के रेट भी तय किए थे, लेकिन उसमें एकरूपता नहीं थी। कहीं 15 रुपये प्रति किलोमीटर तो कहीं 20 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रेट तय किए गए थे, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जाएगा। जैसे ही त्योहारी सीजन आता है वैसे ही मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां पर नवरात्रों में कुट्टू का आटा खाने में अब तक 100 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। फिलहाल सभी लोग हरिद्वार के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। कई हरिद्वार जिला हॉस्पिटल में तो कई श्यामपुर कांगड़ी के पास के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों का हालचाल जाना, हर मुमकिन मदद का आश्वासन दिया। ब्रह्मपुरी और ब्रह्मपुरी से अलग यहाँ हमारा जो इसके आसपास के जितने क्षेत्र उन सब में, और उधर गाजियावाली, इधर जमालपुर और भी अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में कल कोटू खाने के कारण फूड पॉइजनिंग हुई। आज यहाँ हॉस्पिटल में काफ़ी संख्या में लोग आए और एक अच्छे से सबका इलाज प्रारंभ हो गया है। मैं सबसे मिला हूँ, भगवान का आशीर्वाद है। सभी लोग स्वास्थ्य की तरफ, अच्छे स्वास्थ्य की तरफ बढ़ रहे हैं और डॉक्टर भी पूरी केयर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जल्दी 2-3 घंटे में सब ठीक हो जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क पे। के बाद खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आउटसोर्सेज के जरिए नियुक्त 610 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। ऐसे में मरीजों और उनके तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आरटी-पीसीआर जांच समेत पैथोलॉजी लैब की कई जांचें भी प्रभावित हो रही हैं। अब अस्पताल से निकाले गए सभी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों के इस आंदोलन को कांग्रेस का साथ मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने यहां इस मामले पर सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कर्मचारियों को शीघ्र सेवा विस्तार दिए जाने की मांग की है। जब से हमारा कोरोना काल शुरू हुआ तब से हमारे यहाँ पे नियुक्ति हुई थी, समस्त कोविड कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी। मैं अकेला नहीं था और जो 31 मार्च हमारा 2022 को हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया गया है और हमारी सरकार से मांग है कि हमारा जो ये अनुबंध है इसे ख़त्म तो कर दिया है, लेकिन हमारे भविष्य के बारे में सोचते हुए कि उस हमारी जो जायज़ मांग है कि हमें जो सेवा विस्तार और नियमितीकरण का हमारी मांग है उसको आगे सरकार की समय रखा जाए। देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं तो पूरे प्रदेश में कैसी हैं मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आज जो हमारे साथी यहाँ बैठे हैं इनका समायोजन जो पूरे प्रदेश में बड़ी आसानी से किया जा सकता था, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है। आपने मंत्रियों का जिक्र किया, मंत्री तो बेचारे कह रहे हैं कि हमको सीआर लिखने का अधिकार दे दो। इसका मतलब है कि मंत्रियों में और अधिकारियों में समन्वय नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि हम जो है मुख्यमंत्री से बात करें। इसके साथ ही उत्तराखंड में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, जहां वित्त आयोग की राज्य सरकार को भेजी गई सिफारिशों में अब राजनीति तेज हो गई है। वित्त आयोग के द्वारा दी गई सिफारिशों में 3 साल से रिक्त पड़े पदों को खत्म करने की मांग की गई ताकि सरकार के खर्च पर कंट्रोल हो सके, लेकिन अब इस विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने आ गए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार को वित्त आयोग की तरफ से सिफारिशें भेजी गई हैं और जिसमें सरकार के खर्च पर नियंत्रण पाने के लिए कई विभागों में 3 साल से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करने की मांग की गई है। इसी सिफारिश पर अब विपक्ष आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष ने इन्हीं हमलों का जवाब देते हुए बीजेपी ने भी कांग्रेस को नसीहत दी है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रदेश में प्रचंड बहुमत से धामी सरकार जीती है, जिन्हें युवाओं की चिंता है। बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी की धामी सरकार जनहित की योजनाओं पर फोकस कर रही है। कि उत्तराखंड की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को
प्रचंड बहुमती सरकार दी है और मुझे लगता है कि विपक्ष के किसी भी नेता को युवाओं की चिंता, ये बेरोजगारों की चिंता जो जता रहे हैं वो उसकी चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री खुद युवा हैं और युवाओं के बारे में उनकी चिंता हमेशा रही है। और जिस तरह से युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार युवाओं के साथ है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कुठाराघात नहीं किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को वर्तमान शैक्षिक सत्र से लागू करने का निर्णय लिया है। 5000 प्राथमिक स्कूलों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। डिग्री स्तर पर पहले सेमेस्टर से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ अपने कैंप कार्यालय में एक बैठक भी की और इसमें विस्तृत चर्चा की। दोनों स्तर से पाठ्यक्रम को मंजूरी देने के लिए 1 सप्ताह के अंदर मुख्य सचिव की, यहाँ पर आपको बता दें, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक करने को भी कहा है। शिक्षा सचिव और आर मीनाक्षी सुंदरम जो कि शिक्षा सचिव हैं, उन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी की तैयारी पूरी की जा चुकी है। 1 जुलाई से इसे लागू करने की योजना है। मसूरी माल रोड के सौंदर्यीकरण को लेकर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण 3 करोड़ रुपए लगाने जा रहा है और मसूरी में पर्यटन सीजन शुरू होने के लिए कुछ समय बचा हुआ है। ऐसे में मुख्य सचिव उत्तराखंड एस संधू ने मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने मसूरी का सौंदर्यीकरण करने के लिए निर्देश दिए हैं और जल निगम को माल रोड मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत किए गए कार्यों को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मुख्य सचिव एस संधू की अध्यक्षता में हाल में हुई बैठक के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा 2 किलोमीटर की माल रोड के सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके तहत मसूरी माल रोड को सुंदर बनाए जाने को लेकर अलग अलग योजनाओं के तहत काम किया जाएगा। पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है और मसूरी का सौंदर्यीकरण उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चीफ सेक्रेटरी महोदय ने कल मीटिंग में भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हमारे लाइब्रेरी चौक से लेकर झूला घर तक और झूला घर से पिक्चर पैलेस तक तमाम डाउन साइड में और अप साइड में, अपहिल साइड में जो भी म्यूरल्स हैं, गजीबो हैं, रेलिंग्स हैं या हमारे जो विक्टोरियन पोल्स हैं उस पर किसी प्रकार की कोई चीज़ लटकी हुई है या उसका रेलिंग टूट गया है या हमारे म्यूरल्स खराब हो गए हैं तो उनका सौंदर्यीकरण किया जाना है। उत्तराखंड में शुरू हुए नए शैक्षिक सत्र को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फरमान जारी किया है। शिक्षा सचिव की तरफ से आदेश जारी किए गए कि जब प्रदेश में कोई भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं की जाएगी बल्कि ऑफलाइन मोड में सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों की भौतिक उपस्थिति में पढ़ाई की जाएगी। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि पिछले 2 साल में कोरोना के चलते जो ऑनलाइन पढ़ाई हुई है उसमें शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आई है, इसलिए अब स्वास्थ्य विभाग से परामर्श करने के बाद सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए कहा गया है, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी क्लासेस शुरू किए जाएंगे। पिछले 2 साल से लगातार बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं और निश्चित रूप से ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से शिक्षा की गुणवत्ता जो है कम हुई है, उसमें कोई इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी उसमें हम लोगों को कुछ समय के लिए कंप्लीट ऑनलाइन, कुछ समय के लिए हाइब्रिड मोड ये सब चलाना पड़ा। अभी वर्तमान परिदृश्य में हमने स्वास्थ्य मंत्रालय और आपदा प्रबंधन मंत्रालय दोनों के ओपिनियन लेते हुए ये निर्णय लिया था कि हम ऑफलाइन पढ़ाई को चालू करें। चिपको आंदोलन के 50 साल पूरे होने पर दशोली ग्राम स्वराज मंडल और चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण विकास केंद्र की ओर से सर्वोदय परिसर में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान चिपको आंदोलन के पुरोधाओं को याद करते हुए वक्ताओं ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए 50 साल पहले जो मुहिम चली थी वो आज भी जारी है, इसे और तेज करने की जरूरत है और इस पर जोर दिया गया। बैठक में चिपको के प्रणेता और पद्म विभूषण से सम्मानित पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि 1 अप्रैल 1973 को मंडल घाटी के जंगलों को बचाने के लिए पहली बार चिपको आंदोलन का निर्णय लिया गया था। उन्होंने पर्यावरण बचाने के लिए चले चिपको आंदोलन का सिलसिलेवार वर्णन किया। इसमें कोई जुड़ने में बहुत कठिनाई हो रही है हमको। पुरानी महिलाएं जब
कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण किया और उन्होंने चीनी मिल का मॉडर्नाइजेशन करने की बात कही। और सौरभ बहुगुणा ने किच्छा चीनी मिल का निरीक्षण कर अधिकारियों से मिले और संचालन में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली उनसे। उन्होंने कहा कि मिल में सबसे बड़ी दिक्कत उसका मॉडर्नाइजेशन नहीं होना है। सौरभ बहुगुणा ने बताया कि चीनी मिल में पुरानी मशीनें होने के बावजूद मिल में उत्पादित हो रही चीनी की क्वालिटी नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट की चीनी की क्वालिटी से कहीं ज़्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि पुरानी मशीनों में ज़्यादा समय तक चीनी मिल नहीं चलाई जा सकती। किच्छा समेत सभी सरकारी मिलों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। उधम सिंह नगर का है और सबसे पहला निरीक्षण मैंने किच्छा मिल का किया है। और खामियां देखिए हर हैं, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ है मिलों का, और जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान थोड़ा बहुत झेलने को मिल रहा है हमें। यहाँ पे नई मशीनों की ज़रूरत है। हमारे जो ऊपर के शेड हैं आपने देखा उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अभी 4 दिन पहले ही मैंने एक समीक्षा बैठक ली थी अधिकारियों के साथ देहरादून में, जिसमें आपके यहाँ के किच्छा मिल के भी अधिकारी सारे आए थे। और इनके पास सरप्लस फंड है, ये अपने मिल का जो है मॉडर्नाइजेशन इस फंड से करा सकते हैं। तो मैंने इनको बोला है कि एक प्रपोजल आप बना के भेजिए और मैं उसको स्वीकृति कराएंगे उसकी, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके, और ये अपना मॉडर्नाइजेशन कराएं। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक के पास ट्रेन हादसा हुआ है, जहां लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस बेपटरी हुई है। बिहार के जयनगर जा रही थी ये ट्रेन और ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, जिसमें एक की मौत भी बताई जा रही है। और इस हादसे में, इस घटना में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, ट्रेन के 11 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। हादसे में एक की मौत हुई है, 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा। महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, लोकमान्य तिलक जो है ट्रेन यहाँ पर बेपटरी हुई है। 11 डिब्बे ट्रेन के बेपटरी हुए, ट्रेन के 11 डिब्बे बेपटरी हुए। तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप नेटवर्क चैनल पर देख रहे हैं। हादसे में एक की मौत हुई है, बेहद दुखद, और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये इस वक्त आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं उस वक्त की, जब ये ट्रेन बेपटरी हुई। तो लोकमान्य तिलक जयनगर, और आपको बता दें बिहार के जयनगर ये ट्रेन जा रही थी और तभी ट्रेन के 11 डिब्बे बेपटरी हो गए और जिसके बाद से पूरा हादसा हुआ। इस हादसे में एक की मौत हुई है और 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस तरह से यहाँ पर चीख पुकार का मंजर भी देखने को मिला और लोग यहाँ पर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये जो ट्रेन है वो बिहार जा रही थी, बिहार के जयनगर, जहां पर उससे पहले महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। 11 डिब्बे बेपटरी हुए हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें हादसे में एक व्यक्ति की जान गई है और इसके साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, क्योंकि ट्रेन के 11 डिब्बे पटरी से उतरे और जिसके बाद से पूरा हादसा हुआ है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरह से मंजर देखने को मिला, हर कोई दहशत में है। तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इसमें सवार थे उस वक्त किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को फेस किया होगा। तो बिहार के जयनगर ये ट्रेन जा रही थी और तभी महाराष्ट्र के नासिक के पास ये हादसा हुआ और जो ट्रेन है, ट्रेन की 11 डिब्बे जो हैं वो बेपटरी हुई हैं। तो बिहार के जयनगर ये ट्रेन जा रही थी और तभी महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ। तो लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस बेपटरी हुई है और इस पूरे हादसे में एक की मौत हुई है और जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक के पास ये हादसा हुआ है और तस्वीरों के जरिए अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से उस वक्त का ये मंजर रहा होगा। और इसमें जो लोग सवार थे और वो बेहद परेशान, दहशत में। फिलहाल आपको बता दें इस हादसे में एक की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। तो महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर आपको बता दें लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस बेपटरी हुई और ट्रेन के 11 डिब्बे बेपटरी हुए हैं, जिसके बाद से इस हादसे में एक की दर्दनाक मौत हुई है, जो कि बेहद दुखद, और 10 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं।
तो महाराष्ट्र के नासिक के पास ये ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर ट्रेन बेपटरी हुई है। तस्वीरें हम आपको इस वक्त की दिखा रहे हैं और यहां पर लोगों में चीख पुकार मच गई और इस हादसे में एक की जान गई है, जो कि बेहद दुखद, और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए भेजा जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की अब जांच होनी है कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। तो लोकमान्य तिलक जयनगर एक्सप्रेस बेपटरी हुई है, वजह क्या है स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पूरे हादसे में एक की मौत और 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वो बातें